हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एटम टू लाइफ। मैं हार्दिक। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स थे फॉर रिप्रोडक्शन। सबसे पहला बाइनरी फिजन, सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन एंड थर्ड वन इज बडिंग। तो हमने बाइनरी फिजन भी देखा था। इसमें और 3 होते हैं। कौन से हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड लास्ट वन वाज सिंपल बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा शो करता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद आया था हमारा मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन में हमने देखा था अमीबा करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। उसके बाद बडिंग, तो बडिंग में बड़ा आ रहा था, छोटा सा फोड़ी आ रहा था, जो फोड़ी कुछ समय के बाद फोड़ा बन जा रहा था, बड़ा बन जा रहा था। तो बच्चों, वैसे आपने लेक्चर खत्म किया था। तो आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन इस बार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने एक बार फ्लो चार्ट में देखा था कि इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। या तो कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन करेगा, या तो रीजनरेशन, या तो कहो बडिंग, या तो स्पोर फॉर्मेशन, या तो लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अपन आज ट्राई करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, वो एक बार अपन देख ले। ठीक है, तो बच्चों आज का टाइटल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अपना टॉपिक है आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। अब बच्चों, हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा स्पीड बहुत स्लो लगे करके, तो कोई बात नहीं, 1.25 के स्पीड से आप एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो आपका जो भी फ्लो होगा थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बस बहुत से टाइप होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है जो मुझे पढ़ना है, सबसे पहला टाइप इज फ्रेगमेंटेशन। क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। मेरे पास फास्ट है, तो जो सबसे पहला टाइप है वो है मेरा फ्रेगमेंटेशन। अब सुनो, टॉपिक बहुत सिंपल है। जो मेरा पहले का पैटर्न था, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। सबसे पहला मेरा टॉपिक है, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है, फिर एग्जाम्पल, देन डायग्राम, टॉपिक खत्म। ठीक है, तो बच्चों अगर बात करूँ फ्रेगमेंटेशन की, तो जो फ्रेगमेंटेशन है, ये वर्ड आया है एक बेसिक वर्ड से। उस वर्ड का नाम है फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंटेशन एक वर्ड से आया है, उसका नाम है फ्रेगमेंट। अब बच्चों अगर मैं फ्रेगमेंट की बात करूं, तो फ्रेगमेंट वर्ड का बेसिक मतलब होता है सेगमेंट। सर मेरे को तो फ्रेगमेंट का मतलब नहीं पता था, आपने तो सेगमेंट बता दिया। अब सेगमेंट का मतलब तो मुझे और ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं। फ्रेगमेंट का बेसिक मतलब होता है फ्रेगमेंट, या तो सेगमेंट, या तो बेसिक भाषा में अगर मैं बोलूं हमारे हिंदी में, तो फिर टुकड़ा। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टाइप है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने बॉडी को बहुत सारे पार्ट में तोड़ देता है, अपने बॉडी के बहुत सारे फ्रेगमेंट में या तो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। और जब वो सेगमेंट में डिवाइड होता है, तो मैं कहूंगा जैसे कि समझो कि एक मार्कर है। अगर इस मार्कर ने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक मार्कर और यहाँ पर उसका दूसरा पार्ट, तो मैं बोलूंगा कि ये एक ऑर्गेनिज्म से 2 न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए। कैसे क्रिएट हुए? टुकड़ा हो गया ना, अपने आप को तोड़ दिया उन्होंने, तो मैं इसको बोलूंगा फ्रेगमेंटेशन। सिंपल प्रोसेस है। अब बच्चों, ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन इट इज सीन इन फाइबर लाइक स्पाइरोकाइरा। बच्चों अब मुझको पता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है स्पाइरोकाइरा। अब स्पाइरोकाइरा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली एक तरह का प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट, एल्गी वगैरह होता है। ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप के। तो जो स्पाइरोकाइरा होता है, वो जो बच्चा पैदा करते हैं, तो वो करते हैं एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में जो करते हैं वो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब बेसिकली होता ही है कि मैं स्पाइरोकाइरा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो बच्चों आप ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक बेसिक सा स्पाइरोकाइरा है। डीएनए नहीं है, स्पाइरोकाइरा है। स्पाइरोकाइरा का कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके पास न्यूक्लियस वगैरह होंगे, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास कई सारे बॉडी में सेल होंगे। अब होता ये है कि जो ये स्पाइरोकाइरा है, इसको मैं बोलता हूँ पेरेंट स्पाइरोकाइरा। तो जो ये पेरेंट स्पाइरोकाइरा है, ये पेरेंट स्पाइरोकाइरा अपने आप को बेसिकली 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। नजर आ रहा है? जब ये टूटेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और वो कुछ ऐसा नजर आएगा। इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो बच्चों मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि एक बड़ा सा फाइबर की तरह, मतलब रस्सी की तरह स्ट्रक्चर था, उसका नाम है स्पाइरोकाइरा। स्पाइरोकाइरा ने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो मैं बोलूंगा कि जो स्पाइरोकाइरा, पेरेंट स्पाइरोकाइरा, अब इन्होंने हमको दे दिया ये हमारा डॉटर स्पाइरोकाइरा। सिंपल पॉइंट बच्चों, एक बात याद रखो कि जरूरी नहीं कि 2 पार्ट में ही टूटेगा। एक स्पाइरोकाइरा जब टूटेगा तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में बस 2 है, बट एक्चुअल में कई सारे हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोसेस था, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन।
तो फ्रेगमेंटेशन एक वर्ड है, उसका नाम है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट वर्ड का मतलब होता है सेगमेंट, और हमको फ्रेगमेंट का मतलब भी नहीं पता, सेगमेंट का मतलब भी नहीं पता, तो ना ही फ्रेगमेंट ना ही सेगमेंट, हमारे देसी भाषा में उसका मतलब होता है टुकड़ा। तो यहाँ पे होता ही है कि स्पाइरोगायरा, उसके बॉडी में जो स्पाइरोगायरा का बॉडी होता है वो बेसिकली दो टुकड़े में टूट जाता है, दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। और मैं बोलूंगा कि एक पेरेंट स्पाइरोगायरा ने मुझे दो न्यू डॉटर स्पाइरोगायरा को जन्म दिया। सिंपल सा पॉइंट है। तो फ्रेगमेंटेशन में इतना ही है, हाँ इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगला वन इज सेगमेंटेशन, सॉरी रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेशन। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट भी। अब सुनो बच्चों, रीजनरेशन होता क्या है? अगर मैं इसका मीनिंग पे चाहूंगा तो जो वर्ड है रीजनरेशन, जनरेशन मतलब जनरेट करना, कोई ना कोई चीज को बनाना, जनरेट करना। अगर मैं बोलूं री, तो री का मतलब होता है फिर से, कोई चीज को फिर से बनाना, जैसे कि रिप्रोडक्शन। तो जो पेरेंट्स होती है, कोई बच्चा बनाते हैं ना, तो ये जनरेशन आगे बढ़ा रहा है, तो वैसे ही रीजनरेशन मतलब फिर से किसी चीज को जनरेट करना। तो री का मतलब होता है फिर से, तो अपन नॉर्मल हमारे भाषा में लिख देते हैं फिर से। तो फिर से जनरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। अब ध्यान से सुनो, रीजनरेशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला कंप्लीट रीजनरेशन, एंड सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट रीजनरेशन। अब सर ये कंप्लीट रीजनरेशन और इनकम्प्लीट रीजनरेशन क्या होता है, तो बेसिक रूप से बात करते हैं। कंप्लीट रीजनरेशन क्या, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों कंप्लीट रीजनरेशन इट इज सीन इन, कंप्लीट रीजनरेशन इट इज सीन इन, इसका एग्जांपल है बच्चों प्लेनेरिया, या तो मैं हाइड्रा भी ले सकता हूं, प्लेनेरिया या तो हाइड्रा। अगर मैं इनकम्प्लीट रीजनरेशन की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्या, छिपकली, पता है छिपकली, वॉल लिजर्ड। अब बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट यह है, अगर मैं बात करूं वॉल लिजर्ड की, तो जो हमारे पास छिपकली होता है जिससे सारे फीमेल्स लोग बहुत डरते हैं और कोई कोई मेल्स भी डरते हैं, तब होता ही है कि जो छिपकली है, छिपकली का जो पूंछ होता है बच्चों, हमको पता है कि जब हम छिपकली को हार्म करने का ट्राई करते हैं, या फिर जब भी छिपकली सर्वाइव करने का ट्राई करती है, अपने आप को सेफ फील नहीं करती, तो उस दौरान छिपकली अपने पूंछ को अपने बॉडी से डिटैच कर लेता है, अलग कर देता है, बराबर। अब होता क्या है कि जो छिपकली होता है उसका पूंछ अलग हो गया, लेकिन छिपकली का जो बॉडी होता है वो उस पूंछ को, उसके टेल वाले एरिया को फिर से रीजनरेट कर देता है, बराबर। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रीजनरेशन। इसका एक और एग्जांपल लिख लो, बहुत तगड़ा एग्जांपल, हमारा लीवर। हाँ, अब बच्चों सेम होता है हमारी लीवर में भी, हमारा जो लीवर होता है उसके पास भी रीजनरेशन का कैपेबिलिटी होता है, पावर होता है। अब होता यह है कि समझो कि एक पेशेंट है, उनका 25% लीवर डैमेज हो चुका है। कितना परसेंट? 25%। तो अब होता ही है क्योंकि एक लीवर, पेशेंट का लीवर का 25% डैमेज हो चुका है, तो जो लीवर होता है वो उस 25% को अपने आप रीजनरेट कर सकता है। इसके बाद इसका मतलब उसके पास रीजनरेशन का एबिलिटी होता है, उसका कैपेबिलिटी होता है। तो ऐसे प्रोसेस को मैं बोलता हूँ रीजनरेशन। लेकिन आपने नोटिस किया, जो ये रीजनरेशन है लीवर में, वॉल लिजर्ड में, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का बेसिक मतलब ये होता है कि समझो कि ये एक लीवर है, एग्जाम्पल, ठीक है, और अगर मैंने इस लीवर को इतना कट कर दिया लगभग 25% के आसपास, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारा लीवर वाला पार्ट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और एक हमारा टुकड़ा जो कुछ ऐसा है, बराबर। अब बच्चों मुझे बताओ, जब ये पार्ट अलग हो जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि हमारा ये जो लीवर है ये धीरे धीरे उस लीवर का नया पार्ट बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब रीजनरेशन हो रहा है। पर मुझे बताओ, क्या ये लीवर का पार्ट, क्या पूरा लीवर का बॉडी बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। जो लीवर होता है, अगर ऐसा होता था कि ये भी पूरा लीवर बना सके तो मजे ही मजे होते था। अगर मैं लीवर कट कर दिया या फिर काट दिया तो मेरे को एक लीवर से दो लीवर बन जाएंगे। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जो हमारा मेजोरिटी लीवर होता है लगभग 75% के आसपास, वो 25% ऑफ लीवर को जनरेट करता है, रीजनरेट करता है। क्योंकि ये पूरा नहीं कर सकता, ये 25% 75% क्रिएट नहीं कर सकता, तो अपन इसको बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट रीजनरेशन है। कहते हैं क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल वॉल लिजर्ड में जो बॉडी है और जो पूंछ है अलग हो गए। इस बॉडी से पूंछ जनरेट हो सकता है, पर क्या इस पूंछ से बॉडी आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। इसका मतलब जो रीजनरेशन है इन वॉल लिजर्ड वो भी कैसे बच्चों? इनकम्प्लीट है। पर अगर मैं बात करूं स्पेशल ऑर्गेनिज्म, स्पेशल एनिमल, उसका नाम है प्लेनेरिया। अब याद रखो, प्लेनेरिया और हाइड्रा एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये मोस्टली पानी वगैरह में पाए जाते हैं और पैरासाइट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा ये सब एनिमल होते हैं। अब पता है होता क्या है, अगर मैं बच्चों प्लेनेरिया और हाइड्रा की बात करूं तो होता ही है, एक बेसिक डायग्राम देखते हैं, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब बच्चों मैं प्लेनेरिया बना रहा हूं, अब प्लेनेरिया में होगा ये कि समझो कि प्लेनेरिया है। अब बच्चों प्लेनेरिया का बॉडी कुछ ऐसा होता है। अब समझो कि ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब प्लेनेरिया के बॉडी के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है ऊपर वाला, वो हेड हो जाएगा। जो बीच वाला पार्ट है वो होता है बॉडी वाला पार्ट,
और जो सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है बच्चों ये होता है टेल वाला पार्ट। अब एक कंडीशन लेते हैं कि मैंने ना इस प्लेनेरिया को, इमेजिन करो कि मैंने इस प्लेनेरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने इसके हेड वाले कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट से मैंने इसकी बॉडी को कट कर दिया। अब होगा ये कि जब मैं इसको बॉडी को कट करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो इस केस में जो ये प्लेनेरिया है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बच्चों ये प्लेनेरिया का ना कट करने के बाद हेड वाला पार्ट है, बराबर। तो ये प्लेनेरिया है जिसका हेड अलग हुआ है। अभी जो बॉडी होगा इसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो ये बॉडी कुछ ऐसा है, बराबर। जो टेल है इस टेल को मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, तो ये टेल कुछ ऐसा है, बराबर। अब बच्चों होता यह है कि जैसे ही मैंने इसकी बॉडी को कट कर दिया, तो ध्यान से देखना, जो इनका बॉडी होता है बच्चों, इनका बॉडी धीरे धीरे, जिनका हेड था, इनका हेड धीरे धीरे फिर से पूरा एक बॉडी क्रिएट कर देता है। तो इसके हेड से आगे चल के एक पूरा का पूरा बॉडी क्रिएट हो जाएगा, पूरा एक नया प्लेनेरिया आ जाएगा। सिमिलरली जो ये बॉडी है, इस बॉडी से धीरे धीरे इनका हेड भी बन जाएगा और इनका टेल भी बन जाएगा। जो ये टेल है, इस टेल से इसका बॉडी भी बन जाएगा और बच्चों इसका हेड भी बन जाएगा। तो बच्चों मुझे बताओ, मैंने इस डायग्राम से क्या देखा? मैंने ये देखा कि जब एक प्लेनेरिया को जब मैं कट कर रहा हूं या फिर प्लेनेरिया खुद से जब अपने बॉडी को डिटैच कर रहा है, तो कट करने के बाद उसका अलग अलग बॉडी का अंग, अलग अलग बॉडी का पार्ट पूरा का पूरा एक न्यू बॉडी क्रिएट कर दे रहा है। इसका मतलब यहां पे प्लेनेरिया सिर्फ एक था, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये पेरेंट प्लेनेरिया है, ये है हमारा पेरेंट प्लेनेरिया। लेकिन जब इसकी बॉडी में डिवीजन हुआ, जब इसका बॉडी कट हो गया, तो इस केस में एक टुकड़े ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर दिया, इस टुकड़े ने ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया, इस टुकड़े ने ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया। तो बच्चों क्या बोलूं, इसके बॉडी पार्ट को मैं कहीं से भी काटूंगा, कोई भी बॉडी पार्ट, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म ले सकता है। इसका मतलब जो प्लेनेरिया है ये रिजेक्शन करके अपने बॉडी को कट करके एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है, मतलब बच्चा पैदा करने का प्रोसेस हुआ। और क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन पूरा हो रहा है, पूरा बॉडी जा रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कंप्लीट रीजनरेशन। सिंपल पॉइंट। क्या लिजर्ड के केस में ऐसा हो रहा था क्या? नहीं, उनके केस में सिर्फ टेल का पार्ट ही ग्रो हो रहा था, टेल से पूरा बॉडी नहीं बन रहा था, तो वो इनकम्प्लीट। और प्लेनेरिया, हाइड्रा वो शो करते हैं कंप्लीट रीजनरेशन। सिंपल पॉइंट हो गया। तो मैं इसको लिखता हूं, ये पेरेंट हाइड्रा है, और जो मुझे ये मिले ये क्या है बच्चों? ये है डॉटर हाइड्रा, सॉरी डॉटर प्लेनेरिया। तो डॉटर प्लेनेरिया क्या सिंपल पॉइंट है बच्चों? तो ये कंडीशन का बोलते हैं रीजनरेशन। तो सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन इज रीजनरेशन। अब जो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट होता है, जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड टाइप को मैं बोलता हूं बडिंग। थर्ड वन इज बडिंग। क्या है बच्चों? बडिंग। अब सुनो, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, मैंने सब कुछ सेम मैंने पढ़ा है यूनिसेक्सुअल, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे एग्जाम्पल बदल जाएगा। एग्जाम्पल क्यों बदल रहा है? क्योंकि वहां पर यूनिसेलुलर था और यहाँ पर क्या है? मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में देखा था कि एक फंगस था, उसका नाम क्या था? यीस्ट। अगर मैं बात करूं बडिंग की इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल इज हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल बच्चों? हाइड्रा। हाँ, अब सुनो, जो हाइड्रा होता है ये रिलेशन शो भी करता है और ये बडिंग भी शो करता है। इसका मेन आंसर बडिंग का हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रा क्या है? तो बच्चों याद रखो, हाइड्रा एक एक्वेटिक एनिमल है। हाइड्रा पानी में पाया जाता है, सिलेंटरेटा ग्रुप का होता है या तो नाइडेरिया ग्रुप का होता है। ठीक है, तो ये एक एक्वेटिक एनिमल होता है। तो हाइड्रा एक एक्वेटिक एनिमल है। अब बडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ सेम है। बडिंग एक वर्ड से है, उसका नाम है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है बल्ज। अगर बल्ज नहीं तो मैं इसको बोल सकता हूं आउटग्रोथ, या तो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ भी चलेगा। बेसिकली फोड़ी या तो पिंपल हमारे देसी भाषा में। ठीक है, अब होता ही है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारा हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, सिलिंड्रिकल होता है। हाइड्रा कुछ सिलिंड्रिकल होता है और इसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स लगे होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये है हाइड्रा। तो मैं इसको अज्यूम करता हूं, इसको मैं नाम देता हूं कि ये है पेरेंट हाइड्रा। क्या है बच्चों? पेरेंट हाइड्रा। अब इनमें होता ही है कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनके पास कई सारे सेल होंगे, तो मन में रखो इसको, कंफ्यूज मत होना यीस्ट में और हाइड्रा में। यीस्ट यूनिसेलुलर, हाइड्रा मल्टीसेलुलर। अब होता ही है कि इनके बॉडी में सबसे पहले एक छोटा सा फोड़ी आता है। छोटा सा फोड़ी मतलब छोटा सा आउटग्रोथ, आउटग्रोथ मतलब बल्ज, बल्ज मतलब बर्ड। तो मैं बेसिकली कहूंगा कि इनके बॉडी में बहुत छोटा सा पिंपल आता है, फोड़ी आता है। उस फोड़ी को मैं क्या बोलता हूं? बर्ड बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चों? बर्ड।
तो मैं अब लिख देता हूँ कि इसके बॉडी में एक बर्ड आ रहा है। हे मार्कर, क्या हो जाता है तुमको बीच बीच में? तो इनके बॉडी में बर्ड आ रहा है। अब समय के साथ साथ इनमें देखा ही जाता है कि जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये उसके टेंटिकल्स हैं। अब बच्चों कुछ समय के बाद इसका बर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि बर्ड का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों सुनो, जैसे जैसे बर्ड का साइज इंक्रीज होता है, अब मुझे बताओ, जो बर्ड है उसको भी तो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए ना। तो धीरे धीरे जो ये पेरेंट हाइड्रा होता है, वो इस बर्ड की तरफ अपना डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके सेल्स वगैरह को, उसके बॉडी टाइप को, टिश्यू वगैरह को वो वहां पर ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि जो बर्ड है उसको डाइजेशन का प्रोसेस मिल सके और वो डाइजेशन कर सके। तब जाके मेरा बर्ड बड़ा होता है साइज में, और आगे चल के जो ये बर्ड है ये और बड़ा होगा। तो मैं यही पे ड्रॉ कर देता हूँ कि जो ये बर्ड है आगे चल के और बड़ा हुआ, और इसके ऊपर फिर धीरे टेंटिकल्स आने लगते हैं। इस पार्ट को अपन बोलते हैं टेंटिकल्स, जो ऊपर आपको दिख रहे फिंगर की तरह, इसको अपन बोलते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, अब होता ही है कि जब ये हाइड्रा अच्छा खासा बड़ा हो चुका होता है, तो उसके बाद ये हाइड्रा सेम प्रोसेस करके अपने आप को डिटैच कर देता है, अपने आप को बॉडी से अलग कर देता है। और जब ये उसके बॉडी से अलग होगा, तो मुझे सब कुछ सेम फिर से वही चीज मिलेगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है, रैंडमली कैसे बना। ठीक है, तो ये कुछ पेरेंट हाइड्रा है, और जो ये बर्ड अलग हुआ था, जो ये न्यू हाइड्रा अलग हुआ था, वो यहां पर आके गिर जाएगा और ये भी अपने आप को ग्रो करवा लेगा कुछ इस प्रकार। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि यहां पर एक पेरेंट हाइड्रा था, उसके बॉडी में बर्ड आया, बर्ड धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब ये बड़ा हुआ तो उसमें पूरा डाइजेशन के सिस्टम वगैरह इंक्लूड हो गए, ताकि उसको ग्रोथ मिल सके। उसके बाद जब ये अच्छे खासे लेवल में बड़ा हो चुका रहता है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है और फाइनली अपने आप को इंडिपेंडेंटली ग्रो करवाता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये क्या है बच्चों, ये है डॉटर हाइड्रा। तो बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन इज रीजनरेशन, थर्ड वन इज बर्डिंग। 5 होते हैं, क्या क्या बच गए? स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अपन देखेंगे इसके बाद, पहले फटाफट का स्क्रीनशॉट खींच। ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी जस्ट हमने 3 देखा, क्या क्या था? फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बर्डिंग। हमको पता है 5 होते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एसेक्सुअल इन मल्टीसेलुलर भी कर देते हैं स्वाहा। तो बच्चों एसेक्सुअल इन मल्टीसेलुलर में जो मेरा फोर्थ टॉपिक है, जो मेरा फोर्थ तरीका है बच्चा पैदा करने का, जो मेरा फोर्थ तरीका है वो है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। चलो, तो जो मेरा फोर्थ तरीका है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब सुनो, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसका डायग्राम आता है, तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, आपको एग्जाम में वहां पे ब्लैंक कर देंगे और उसका नेमिंग पूछेंगे, आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो बच्चों स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है जरा बेसिक तरीके से अपन जरा देखते हैं। बच्चों आपको मैं एकदम सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, जब हमारे घर पे कोई भी त्यौहार आता है या फिर डेली बेसिस जब भी रोटी बनता है, तो हमारी मम्मी बहुत खतरनाक होती है। हमारी मम्मी जो भी रोटी जो बनता है, बनाएगी 10 रोटी, खाएगी 8 रोटी और 2 रोटी फ्रिज में। अब होता यह है कि जो 2 रोटी फ्रिज में, वो कभी हमको पता है कभी फ्रिज से बाहर आता नहीं है, तो फ्रिज में रहता है, फ्रिज में रहता है, फ्रिज में रहता है। फिर बहुत टाइम के बाद उसको मम्मी को याद है कि हाँ फ्रिज में कुछ रखा हुआ था करके, तो मैं उसको बाहर निकालेगी। अब मम्मी बाहर निकल के भूल जाती है, तो वो बहुत अंदर बाहर पड़ा हुआ है, कोने में ही रखा हुआ है हमारी तरह। उसके बाद धीरे धीरे जब वो वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है 3 दिन 4 दिन, फिर जब हमको जब भूख लगता है, हम जब उसको खोलते हैं ढक्कन को, तो हमको रोटी नजर आता है, लेकिन रोटी के ऊपर बहुत सारे व्हाइट स्ट्रक्चर होते हैं, बराबर। हम बोलते हैं कि उसके ऊपर फंगस लग गया। सिमिलरली जब हमारे घर में ब्रेड आता है, तो जो ब्रेड होता है क्या वो हमेशा वैसे ही दिखता है क्या? 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब तक ब्रेड एकदम नया का नया आई है? नहीं, जब ब्रेड का एक्सपायरी हो जाता है, उसके बाद ब्रेड के ऊपर बहुत सारे ब्राउनिश लेयर आते हैं या तो व्हाइटिश कलर के लेयर आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फंगस। तो बच्चों होता ही है कि पहले कुछ फंगस आए होंगे, लेकिन मुझे जानना ही है कि जो फंगस एक ही था, 2 ही फंगस थे, क्योंकि वो खराब हो गया, तो उसके बाद उससे पूरा ब्रेड मेरा भर कैसे जाता है? जो रोटी है उस रोटी के ऊपर इतने सारे फंगस कैसे आते हैं? इसका मतलब शायद वो जो फंगस वगैरह है उन्होंने बच्चा पैदा किया होगा। क्लियर? तो वो बच्चा कैसे पैदा करते हैं? तो जो फंगस वगैरह होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऐसे फंगस जो कि मल्टीसेलुलर है, वो बच्चा पैदा करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो अगर मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं, तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर वर्ड का मतलब होता है डस्ट लाइक स्ट्रक्चर। डस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पोर्स होते हैं बच्चों, ये डस्ट की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम बारीक बारीक से। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन द प्रोसेस इट इज सीन इन फंगस, कई सारे फंगस में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइजोपस,
राइजोपस एक इंपॉर्टेंट फंगस हो गया। राइजोपस को अपन बच्चों याद रखो ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेड वगैरह के ऊपर आते हैं ना बच्चों, ये वही होते हैं राइजोपस। इसके अलावा म्यूकर, तो एक एग्जाम्पल हो गया मेरा राइजोपस, दूसरा होगा म्यूकर। अब बच्चों राइजोपस और म्यूकर दोनों ही क्या है, फंगस। अभी जो फंगस होते हैं ये करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब डायग्राम के थ्रू मैं देखूंगा कि ये फंगस दिखते कैसे हैं, उनका थोबड़ा कैसा है, आधार कार्ड नंबर कैसा है, पैन कार्ड नंबर कैसा है। साथ ही साथ उसको देखने के बाद उसका कुछ मैं नेमिंग लिख लूंगा, फिर मैं समझूंगा कि ये बच्चा पैदा करते कैसे है। ठीक है, तो बच्चों जो फंगस होते हैं म्यूकर है तो राइजोपस, इनका बॉडी कुछ ऐसा होता है। ऐसे कुछ उनका बॉडी होता है, जरा ध्यान से देखो। डायग्राम वगैरह में ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब स्कूल में एग्जाम में पूछेंगे इसका डायग्राम बनाओ करके, या तो इसका आंसर बताओ, तो आपको डायग्राम बनाना होगा। तो सिंपल वे देख लो उसका। ट्याव ट्याव जुपुक ट्याव ट्याव, ऐसे कुछ बच्चों हमारे फंगस वगैरह होते हैं। ठीक है, अब होता ही है इसका कुछ नेमिंग देखो। सबसे पहला जो फंगस का एकदम नीचे वाला पार्ट है, रूट्स वाला पार्ट दिख रहा है, रूट्स की तरह दिख रहा है, प्लांट की रूट की तरह, इस पार्ट को अपन बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, राइजोइड। ऑइड वर्ड का मतलब होता है लाइक, राइज वर्ड का मतलब होता है रूट। तो बच्चों फंगस के भी प्लांट के बॉडी में, जैसे प्लांट के बॉडी में रूट होता है, तो वैसे ही फंगस के भी प्लांट के बॉडी में रूट की तरह कोई स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं राइजोइड, वेयर ऑइड मींस लाइक एंड राइज मीन रूट। सिमिलरली इसके ऊपर बहुत सारे फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, रस्सी की तरह होता है, पाइप की तरह। इस पार्ट को अपन बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइफे। तो सबसे फर्स्ट वन इज राइजोइड, सेकंड वन इज हाइफे। फर्स्ट वन इज राइजोइड, सेकंड वन इज हाइफे। तो राइजोइड क्या है, रूट की तरह स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है चाहते हुए, इसको मैं हाइफे बोलूंगा। और जो ऊपर है वो भी क्या है बच्चों, हाइफे। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, नीचे वाला भी हाइफे, ऊपर वाला भी हाइफे। हाइफे के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, गोल सा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पढ़ के बताओ, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरेंजियम। तो मेरे राइजोपस या तो म्यूकर के बॉडी में सबसे पहले राइजोइड, सेकंड वन इज हाइफे, थर्ड वन इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बड़ा सा गोला होता है, इसके अंदर बहुत सारे कुछ ना कुछ चीज पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे डस्ट की तरह स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। जो ये डस्ट की तरह स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पोर्स। तो इसके अंदर बच्चों बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। अब बच्चों होता ही है कि समझो ये कोई ब्रेड के ऊपर है, तो ये जो स्पोरेंजियम होता है, जब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भर जाते हैं और ये जब फूल जाता है, उसके बाद ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो होता ही है कि इसके अंदर के कई सारे जो स्पोर्स होते हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे, तो बाहर उड़ के आते हैं। अब बच्चों होता ही है कि जहां पर गिरेंगे, समझो कि ये इस पाइप के पास यहां पर कहीं गिर रहे हैं, तो वहां पर एक नया सा छोटा सा एक फंगस ग्रो हो जाएगा। सिंपल बात है बच्चों। तो ऐसा होता ही है कि एक स्पोर यहां पे गिरा, दो स्पोर वहां पे गिरे, बाकी के सारे स्पोर्स अलग अलग जगह पे गिरे, तो ऐसे फंगस लोग ग्रो करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। और तुमको पता नहीं चलेगा कि एक साथ इतने सारे स्पोर निकल गए कि तुरंत का तुरंत वहां पे फंगल कॉलोनी ग्रो हो जाता है। तो एक फंगस से बहुत सारे फंगस ग्रो हो जाते हैं। तो हमारा जो ब्रेड होता है, जो हमारा रोटी वगैरह होते हैं, अचार वगैरह होते हैं, वो सब तुरंत व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट के रंग से भर जाते हैं। होली नहीं खेला है, फंगस ग्रो हो गए। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, स्पोर फॉर्मेशन का हो गया स्वाहा। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है बच्चों, last type of reproduction which is seen in multicellular organism, ठीक है, is vegetative propagation। तो बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन करते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन करते हैं, कई सारी बड़ी, कई सारी स्पोर फॉर्मेशन, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्लांट्स वगैरह जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। हाँ बच्चों, प्लांट्स याद रखो कि जो प्लांट्स होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, याद रखो कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स है ना बच्चे, दोनों करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं और प्लांट्स सेक्सुअल भी करते हैं। अब तुमको मैं एक बार पहले बोल देता हूं, अगर एग्जाम में सवाल आया डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो मुझे स्पेसिफाई किया हुआ है वर्ड एसेक्सुअल, तो प्लांट्स में एसेक्सुअल में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपको ये वाला आंसर याद लिखना है वहां पर। अगर आपको पूछा एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल पूछा, तो आपको फ्लावर वाला आंसर लिखना होता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी तक मैं टॉपिक में देखा नहीं हूं, वो बाद में आएगा, इसके बाद तुरंत वही आने वाला है। ठीक है, तो मैं भी क्या पढ़ रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, तो प्लांट्स में भी एसेक्सुअल होता है, नाम क्या उसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब सुनो, जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है,
बच्चों के मन में इजीली बैठता नहीं है, अपन ट्राई करेंगे बहुत सिंपल वे में इसको बैठा दें, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इस टॉपिक में वेजिटेटिव वर्ड का मतलब होता है, तो ये वर्ड है वेजिटेटिव, इस वर्ड का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग पार्ट। मतलब बेसिकली अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं, एक प्लांट की बात करूं, प्लांट में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो सीड वगैरह आते हैं, वो सब बच्चों फ्लावर से होता है। सेक्सुअल में फ्लावर इन्वॉल्व होता है। तो नॉर्मली अपन जो बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, वो सब में फ्लावर से बच्चा पैदा हुआ होता है, अपन उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा बच्चा पैदा करने का प्रोसेस प्लांट्स में जहां पर फ्लावर इंक्लूड नहीं हो रहा, फ्लावर के अलावा कोई भी बाकी पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेम, रूट, लीफ, बर्ड, नोड, ऐसे कोई भी पार्ट अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो मैं उसको बोलूंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो याद रखो, फ्लावर रहा तो सेक्सुअल, फ्लावर के अलावा कोई भी बाकी के पार्ट रहा, स्टेम, रूट वगैरह, तो फिर एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में उसका नाम, टॉपिक का नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका नाम ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग पार्ट, फ्लावर को छोड़ के बाकी के सारे पार्ट। तो चलिए बाकी के सारे पार्ट क्या होंगे? तो नॉन फ्लावरिंग पार्ट में मेरे पास आ जाएगा रूट, मेरे पास आ जाएगा स्टेम, मेरे पास बेसिकली आ जाएगा लीफ, मेरे पास आ जाएंगे नोड्स वगैरह एटसेट्रा। तो ऐसे पार्ट से अगर बच्चा पैदा हो रहा है, हाँ बच्चों ऐसे पार्ट से बच्चा पैदा होता है, अगर ऐसे पार्ट से अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मैं इसको बोलूंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब टॉपिक मुझे करना क्या है? तो सबसे पहले मैं देखूंगा रूट में एग्जांपल क्या है और कैसे बच्चा पैदा होता है, स्टेम का एग्जांपल क्या है, लीफ का एग्जांपल क्या है, नोड्स का एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो बच्चों में बात करूं रूट की, तो रूट का बेसिक एग्जांपल हो जाएगा, अपन लेते हैं रेडिश। पता ना बच्चों रेडिश क्या होता है? अगर मैं रेडिश की बात करूं तो रेडिश का बॉडी कुछ ऐसा होता है, बराबर, और इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट निकले होते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेडिश। तो रेडिश कुछ ऐसा होता है और जमीन के अंदर होता है। अब बच्चों सुनो, जो रेडिश है वो एक तरह का रूट है, जो हम खाते हैं वो रूट होता है रेडिश। अब इनमें होता ही है कि अगर मैं रेडिश को ऐसे जमीन पर रहने दूंगा तो रेडिश की बॉडी में से, मतलब रूट में से, रेडिश एक रूट है तो इसके रूट में से बच्चों बहुत सारे प्लांट के फाइबर निकलने लगते हैं, इसी प्लांट के बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर निकलने लगते हैं। और अगर मैं उसको ऐसे ही रहने दिया तो यही रूट में से जो फाइबर निकल रहा है वो आगे चल के एक प्लांट बन जाएगा। समझा? तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं? यहाँ पर मैं ये देख रहा हूं कि रूट ने एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है ना। क्या फ्लावर ग्रो कर रहा है क्या? नहीं। कौन ग्रो कर रहा है? रूट। जब बच्चा रूट पैदा करेगा, दैट इज रेडिश, उसका बॉडी रूट कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिंपल पॉइंट हो गया। तो रेडिश, कैरेट, ये सब अलग अलग तरह के एग्जांपल है ऑफ रूट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बच्चों अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम का बेसिक एग्जांपल हो जाएगा पोटैटो। बच्चों आप इसके एग्जांपल में स्वीट पोटैटो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट होता है, स्टेम में होता है हमारा बेसिक आलू, इट इज पोटैटो। तो गाना सुना ना, आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में, सोने का नहीं, पहले बोलता हूँ। तो बच्चों ये जो पोटैटो होता है, इधर का स्टेम होता है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो पोटैटो का बॉडी कुछ ऐसा होता है, हमको पता ही है, मम्मी दुकान में वही लाने बेचती है, जा आलू लेके आ, जा कांदा लेके आ। तो आलू ने हम सब गए हुए। अब पता क्या होता है, आलू की बॉडी में बहुत सारे गड्ढे होते हैं ऐसे। अब अगर तुमने भाजी वाली आंटी के पास या तो भाजी वाले अंकल के पास अगर तुम गए हो, तुमने आलू देखा है, तो तुमको जरूर पता होगा कि इस आलू के ऊपर ना छोटे छोटे से ग्रीनिश पार्ट निकलते हैं, बारीक बारीक से, कोई कोई बहुत बड़े हो चुके होते हैं। इस पार्ट को अपन बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं बच्चों? आई। मस्त ना, आई। पोटैटो को, आलू को भी आग आ चुका है, ठीक है। तो जो पोटैटो होता है वो एक तरह का स्टेम होता है और इसके ऊपर बर्ड होता है, आई, जिसको अपन आई बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बर्ड होता है, ठीक है, दैट इज आई। अब यहाँ पे होता ही है क्योंकि मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो ये धीरे धीरे ये जो बर्ड होता है, आइज जो होता है, वहां पे से बर्ड धीरे बड़ा होता है और बड़े होते 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 वहां पे देते प्लांट उग लगेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस पोटैटो में से, उसके बर्ड में से, आई में से जो बर्ड है, वहां पर से एक नया पोटैटो का प्लांट उग रहा है। तो बच्चा बता रहा है ना, क्या यहाँ पर फ्लावर है क्या? नहीं, मतलब सेक्सुअल नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? एसेक्सुअल। तो मैं क्या बोलूंगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मेरा रूट का हो गया स्वाहा, मेरे स्टेम का हो गया स्वाहा। अब बच्चों अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ का एग्जाम्पल याद रखो, इसका नाम थोड़ा हटके, लीफ का एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम। अब सुनो, ब्रायोफाइलम प्लांट का ऐसा ग्रुप है जिसको अपन एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर जो प्लांट्स होते हैं इनके लीफ में से बच्चा पैदा होता है, नया प्लांट ग्रो होता है। एग्जांपल देता हूं, अब समझो कि मैं एक लीफ बना रहा हूं तो इनका लीफ कुछ ऐसा होता है, तो बच्चों ये इनका लीफ है, ऐसे में कुछ लीफ होता है। अब बच्चों होता यह है कि इस प्लांट में जो लीफ होता है, इसके लीफ में से छोटे छोटे प्लांट उगते हैं। कितना अमेजिंग है, सोचो कुदरत, लीफ में से प्लांट। कुछ भी प्लांट में लीफ होता है, यहां पर लीफ में प्लांट आ रहा है, तो यहां पर बहुत सारे लीफ में से प्लांट उग लगेंगे, प्लांट के पार्ट उग लगेंगे और धीरे धीरे ये ग्रो करने लगते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर ये तुमको बोल रहा हूं कि जो लीफ है, ये फ्लावर है क्या? बोलना नहीं है ना।
वो फ्लावर अलग होता है, लीफ अलग होता है। अब क्योंकि ये लीफ है, लीफ में से अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें क्या बोलूंगा, एसेक्सुअल, इसमें भी क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मुझे कुछ एग्जांपल है, ठीक है। अब अगला वन इज नोड। अब नोड का बेसिक एग्जांपल ले लो, शुगर केन, गन्ना। अब हम सबने गन्ना देखा है। अब पता है बच्चों क्या होता है, जो गन्ना होता है, गन्ना कुछ ऐसा होता है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। समझो कि गन्ने का एक पार्ट है शुगर केन का। अब बच्चों होता यह है कि शुगर केन में बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, नोड्स। नोड्स होते हैं, इनके बीच का जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं इंटरनोड्स। तो अब होता यह है कि शुगर केन है, शुगर केन के नोड में से धीरे धीरे ना बारीक बारीक प्लांट की तरह स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे धागे की तरह स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, तो वो धागा नहीं है जिसे हम सिलाई करते हैं, वो धागा नहीं है, वो जो आने वाला प्लांट है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक प्लांट ग्रो हो रहा है, वो भी पेड़ के किनारे में से, जो शुगर केन है उसके नोड में से एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा कि बच्चों ये भी एग्जांपल हो गया मेरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। तो सबसे पहला रूट, स्टेम, लीफ, नोड्स। और क्या होता है, क्या मैंने समझ लिया, पक्का? चलो ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एसएससी में जो मेरे पढ़ाने वाला वो नहीं दिया हुआ है, सीबीएसई में दिया हुआ है। तो एसएससी हो या सीबीएसई हो, थोड़ा देख लो ना, ज्ञान बढ़ेगा। तो देखो बच्चों, जो अगला टॉपिक है एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो टाइप होते हैं। इसके अंदर अलावा और भी अपन तरीके से बच्चा पैदा कर सकते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, नोड्स के अलावा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज लेयरिंग। तो लेयरिंग बच्चों एक मेथड होता है, एक मेथड होता है बच्चों, उसका नाम है लेयरिंग। अब लेयरिंग एक प्रोसेस है जहां पर अपन एसेक्सुअली बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब बच्चों मैं एक प्लांट ड्रॉ करता हूं, तो मेरा प्लांट है, ठीक, इस जमीन है और ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर ब्रांचेस है बहुत सारे, ठीक है, ये ब्रांचेस वगैरह है और इसके वो लीफ वगैरह है। पूरा पेड़ नहीं बनाएंगे, बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रहे। अब जो ये ब्रांचेस वगैरह होते हैं, अब अपन करते ही है बच्चों, इस प्रोसेस में होता ही है क्या बोले ना, इनके ब्रांचेस वगैरह को ऐसे जमीन में डाल देते हैं, इसको जमीन में डाल देते हैं अपन। अब बच्चों ये सब है ना जमीन के अंदर हो रहा है। अब होता ही है कि अपन जब इसको जमीन में डालते हैं और अपन जब इसको हल्का से उठाते हैं ऊपर, धीरे धीरे ऊपर आते हैं, और जहां पर भी जमीन के ऊपर आएंगे यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों रूट्स बनने लगता है, रूट्स, धीरे रूट्स बनेगा और धीरे धीरे यहाँ पे से पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। अब होगा ये जो ये नया पेड़ बन रहा है, मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई मैंने सीड डाला, क्या नहीं डाला? क्या ये लीफ, रूट, स्टेम वगैरह हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि मैं एक प्लांट का या तो स्टेम का कोई हिस्सा, ब्रांचेस वगैरह को मैं जमीन में डाल दे रहा हूँ। अब होता ही है कि जहां पर से जमीन में अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, वहां पे रूट पैदा होता है और रूट से एक नया प्लांट ग्रो होता है। फिर आगे चल के जो स्टेम का पार्ट था, इस प्लांट का ब्रांच का पार्ट था, वो आगे जाएगा। अब आगे चल के जहां पर ये फिर मीट होगा वहां पर फिर से रूट्स उगेंगे और यहाँ पे फिर से एक नया प्लांट उगेगा। तो मुझे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मैंने एक रूट से, या सॉरी मैंने एक स्टेम से, उसके ब्रांचेस वगैरह से, जिसके जब वो जमीन के अंदर गया था तो वहां पर एक फिर से रूट आने लगा और नया पेड़ आने लगा। क्या ये फ्लावर्स वगैरह है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल। उसमें भी क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लेयरिंग। सिंपल है। अब लास्ट वन इज ग्राफ्टिंग, इसको मैं लेयरिंग बोलता हूं। अब लास्ट वन इज ग्राफ्टिंग। अब सुनो, लेयरिंग ग्राफ्टिंग भी इसका ही पार्ट है। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में बच्चों दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब समझ लो ये मेरा एक पेड़ है, ये मेरा एक पेड़ का हिस्सा है, ठीक है। नीचे रूट होगा, तो ये रूट है नीचे। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उस टाइम है ना बच्चों, सुनो, तो मैं करता ही हूं और बस यहाँ पे एक और प्लांट है, यहाँ पे बस एक और प्लांट है, ये उसका रूट है। तो बच्चों मैं करता ये हूं कि जो ये प्लांट है, इस प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम, इस पार्ट को मैं बोलता हूं स्कायन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्कायन। तो यहां पर जो स्कायन होता है, जो स्टेम का पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन कट कर देते हैं। देखो ध्यान से, अपन ने इस पार्ट को कट कर दिया। जब मैं इसको कट करता हूं तो अपन इसको निकालते हैं और दूसरे कोई प्लांट के जो रूट वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रूट स्टॉक। तो दो पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट स्कायन, रूट वाला पार्ट रूट स्टॉक। तो अपन करते ये है कि इस प्लांट के स्कायन वाले पार्ट को अपन निकालते हैं कट करके, और इसको इस प्लांट के, ये प्लांट अलग है, इस प्लांट के रूट वाले पार्ट से जोड़ देते हैं। और बच्चों यहां पर ना अपन रस्सी से इसको बांध देंगे। अब पता क्या होगा, कुछ समय के बाद जो रूट वाला पार्ट है और स्टेम वाला पार्ट है वो उन दोनों बॉडी को मर्ज कर देगा, मर्ज कर देंगे। उनके जाइलम, फ्लोएम, काफी सारे टिश्यू आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो कुछ समय के बाद ये एक खुद का एक प्लांट बन जाएंगे। और जो ये नया प्लांट होगा, इस प्लांट में जो नीचे वाला पार्ट है उसका कैरेक्टर भी होगा, अरे है ना। और इसी प्लांट में क्योंकि मैंने इस पेड़ का स्कायन डाला है तो इसमें कोई नया कैरेक्टर भी होगा। तो बच्चों यहां पर दो कैरेक्टर है, एक स्कायन वाला कैरेक्टर और एक इसका कैरेक्टर। दोनों जब मिलेंगे तो जो नया प्लांट उगेगा इसमें दो अलग अलग प्लांट का कैरेक्टर होगा। इसका मतलब ये थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है या तो थोड़ा ज्यादा बेटर क्वालिटी का हो सकता है।
तो बच्चों ये एक तरीका है इसको अपन बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो सबसे फर्स्ट वन इज लेयरिंग, सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग। ये सब किस में आते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आते हैं। तो बच्चों यही था हमारा लेक्चर जहां पे आज अपन ने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन इज रीजनरेशन, थर्ड वन इज बडिंग ब्रूडिंग, फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। बुक निकालो, नोट्स ना स्टार्ट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका डायग्राम वगैरह देखो। जिस तरह से सर ने बोर्ड पे प्रेजेंट किया है उसी तरह से आपको बोर्ड्स में प्रेजेंट करना है, तो आपको मार्क्स वगैरह बहुत इजी में मिल जाएगा। जो आपकी टीचर होगी वो चेक करते करते खुश हो जाएगी कि उसने मस्त प्रेजेंट किया करके। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर देखो, पहले का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो वो देखो, चाहिए तो मैं ऊपर यहाँ पर पिन कर दूंगा। साथ ही साथ जो भी आपका लेक्चर वगैरह हो रहा है आपको एक साथ मिलने के लिए आपका प्लेलिस्ट बनते जा रहा है नीचे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो इसके जो पहले के लेक्चर्स वगैरह। तो वो लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो उसको देख लेना, ताकि आप जब इस लेक्चर को देखो तो एक सीक्वेंस में टॉपिक चले। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये देखना, इसके अलावा बाकी के चैप्टर्स के भी लेक्चर्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 हो गया, एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, तो वो सब भी देखो, लेक्चर एंजॉय करो, नोट्स बनाओ और बोर्ड्स को तोड़ डालो। समझा? तो अब इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।